फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है उसका भी हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा डेवलपमेंट। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 डिस्कस कर लिया था। देखिए, इस चैप्टर में यानी कि क्लास 10th में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बता दिया था। इसमें हम टोटल 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला जो अभी हमारा चल रहा है डेवलपमेंट, आज आपका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जिसमें हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा डिस्कस जो चैप्टर थर्ड होगा हमारा, वो होगा हमारा मनी एंड क्रेडिट। फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। देखिए, अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करो तो क्लास 10th की हिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर थर्ड, जो है आपका ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग में, एशियन टाइम, और वो हमारे पास्ट के रिगार्डिंग में। फिर हम बात करेंगे जो हमारा पांचवा चैप्टर होगा वो होगा कंज्यूमर राइट। ये 5 चैप्टर हम जो टोटल चैप्टर है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे वो सारे टॉपिक्स है मेंशंस मैंने कर रखे हैं जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो हमने सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट पीपल के, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स क्यों अलग है। देखिए, हर एक आदमी की सिचुएशंस अलग होती है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने गोल को वो क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट में जो हमने कंपेयर किया था कंट्रीज और स्टेट के बीच में, जिसमें हमने कंपैरिजन किया था सबसे पहले नेशनल इनकम के बेस पे, और दूसरा कंपैरिजन किया था हमने पर कैपिटा इनकम के बेस पे। फिर हमने डिस्कस किया था क्लासिफाई जो कंट्रीज हैं पर कैपिटा इनकम कैटेगरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक का, और उसमें हमने रिच कंट्री के बारे में डिस्कस किया था, लो कंट्री इनकम के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद एक और जो पॉइंट रह गया था लो मिडिल इनकम कंट्रीज, उसको भी हमने डिस्कस किया था। फिर इनकम एंड अदर कैटेरिया के बारे में डिस्कस किया था, और इन्फिनेट जो मोरालिटी रेट है उसके बारे में हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आज हम लिटरेसी रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो किसे कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटी, और फिर डिस्कस करेंगे मनी होने के बाद भी, यानी कि जब हमारे पास पैसे होते हैं फिर भी हम जो हमारे लाइफ के सर्वाइव के लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, वो सर्विसेज नहीं खरीद सकते, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये हमने क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स बुक है उसमें हमने जब फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें काफी ज्यादा हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। इसको भी एक बार एक छोटी सी डिफिनेशन देखेंगे इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट मेथड क्या है मेजर करने के डेवलपमेंट को, जैसे कि जिसमें हम बॉडी डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉडी डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि विकास को नापने के लिए जो हमारा यूएनडीपी के द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले जो भी मेजर्स हैं, या हम बात करेंगे जो भी कैटेगरिया है उसको डिस्कस करेंगे, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यूज किए जाते हैं। ये सारी चीजें आज हम इसमें, और जो डिफरेंसेस है उसको भी डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण है और सतत विकास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर, आज का चैप्टर जो 1 है क्लास 10th का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कल की जो वीडियो आपकी डिस्कशन होगी, वो कल आपका संडे है, तो मेनली हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि ऑलरेडी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। वो भी हमारा 5 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट आपकी जो हिस्ट्री था वो कंप्लीट की जा चुकी है, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड इंडियन नेशनल जो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसको भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें टोटल हमने 190 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम जियोग्राफी, और जियोग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो हमारे टॉपिक है लिटरेसी रेट। देखिए, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट मेनली काउंट किया जाता है कि एक देश के अंदर कितने लोग एजुकेटेड हैं।
देखिए जब आप क्लास 12 की जब एक पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ोगे ना, कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, सॉरी, जो इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस है, तो उसमें पहला चैप्टर जो है वो था हमारे पास चैलेंजेस ऑफ द नेशंस बिल्डिंग बिल्ड। तो उसमें मेनली क्या है, हमारे पास जो 3 चैलेंज थे उसमें पहला था डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो देखिए उस टाइम पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर पाना एक मेन प्रॉब्लम यू इसलिए था क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। तो लिटरेसी रेट का मतलब है यदि आपसे लिटरेसी रेट पूछा जाता है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि हमारे कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितने लिटरेट है, यानी कि कितनी उनके पास एजुकेशन है, यानी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कितनी है, उससे हम क्या करते हैं, लिटरेसी रेट को डिफाइन करते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो अभी के टाइम पे हमारी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंक्रीज हो चुका है। मैं आपको अगर इसका एक छोटा सा, अगर आप इसका डिफिनेशंस लिखना चाहो तो आप इसके डिफिनेशंस में लिख सकते हो, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 ईयर एंड अबव। यानी कि लिटरेसी रेट्स को आप डिफाइन कर सकते हो कि जो पॉपुलेशन है 7 साल या 7 साल के ज़्यादा के लोगों के पास जो एजुकेशन है, लिटरेट है, वो कितने परसेंट है, उससे हम क्या करते हैं, लिटरेसी रेट निकालते हैं। देखिए अगर हम अभी करंट की बात करें, करंट इसमें हम अगर बेस ईयर लेके चले 2021 एंड 22, तो इसमें जो हमारी कंट्री का भी लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा वो 77.7% देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम 1947 की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे आपको लिटरेसी रेट कितना देखने को मिलेगा, मात्र 18% ही आपको लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। तो देखिए अब अगर हम बात करें तो एवरेज जो हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो केरला में देखने को मिलेगा। और सबसे कम जो लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा बिहार के अंदर। तो ये सारी चीज़ें डाटा है, ये मैंने बस आपको एक अवेयरनेस के लिए बता दिया है, लेकिन आप लिखना चाहो तो एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हो। अब देखिए बात करते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो किसे कहते हैं। देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब है, इसमें हम डिफाइन करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जो 6 से 10 साल के बीच में है, वो कितना परसेंट, यानी कि कितने स्कूल को अटेंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सेम एज ग्रुप के चाइल्ड से, तो उसे हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं तो देखिए जिसमें कि 6 से लेके 10 साल के जो ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन के जो ग्रुप हैं, इसमें से कितने जो बच्चे हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो स्कूलिंग कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ, एक नंबर ऑफ टोटल, यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंड अटेंडिंग स्कूल। अब यानी कि ये समझिए कि अगर हमारी कंट्री में मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे अभी हमारी कंट्री की 140 करोड़ आबादी है, पॉपुलेशन टोटल है, इनमें से जो 6 से लेके 10 साल के बच्चों की जो ग्रुप की पॉपुलेशन है वो मान लीजिए 40 करोड़ है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। और इन 40 करोड़ में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं, उसको हम काउंट करेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो के अंदर में। अब देखिए अगर हम करंट नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो देखिए अगर मैं बताऊं यहाँ पे आप दो, मैं यहाँ पे 2 लेवल पे बताऊंगा। एक होगा आपका GER
और दूसरा होगा आपका NER के बेस पे, NER के बेस पे। देखिए सबसे पहले अगर हम GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो प्राइमरी स्कूल में आपको कितना देखने को मिलेगा, 103.3। अपर प्राइमरी में बात करें तो अपर प्राइमरी में आपको देखने को मिलेगा 92.2%। फिर एलिमेंट्री में बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्री में 99.1%। फिर सेकेंडरी में बात करें तो सेकेंडरी में आपको देखने को मिलेगा 79.8%। फिर हायर सेकेंडरी की बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी में आपको 53.8% देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे पास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के बेस पे। अब देखिए अगर हम नेट एनरोलमेंट रेशियो के बेस पे बात करें तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा, प्राइमरी में 103.4%, अपर प्राइमरी में 94.4%, एलिमेंट्री में 100%, 100.1%, सेकेंडरी में 79.6 और हायर सेकेंडरी में आपको 57.6 देखने को मिलेगा। तो ये आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा। अब देखिए अब बात ये तो था हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखिए अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। मैं यहीं पे आपको पब्लिक फैसिलिटी समझा देता हूँ। देखिए अगर हम पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं तो इनकम क्या है, एक अच्छा टूल माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, बट सिर्फ इनकम ही हर चीज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए अगर एक किसी पर्सन की अच्छी इनकम है तो वो जो पॉल्यूशन फ्री एरिया है वो नहीं खरीद सकता है। पॉल्यूशन फ्री एरिया करने में वो अपना कंट्रीब्यूशन तो दे सकता है बट खरीद नहीं सकता। या आप बात कर लीजिए कि जो प्रोटेक्शन फ्रॉम जो डिजीज एरिया है, डिजीज एरिया से वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा एरिया वो नहीं परचेज कर सकता जो पूरी तरीके से इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड हो, डिजीज से प्रोटेक्टेड हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इनकम है वो क्या है, एक अच्छा टूल माना जाता है, यानी कि गुड टूल फॉर डेवलपमेंट, सॉरी ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट। बट ये हर चीज नहीं होता। एग्जांपल में मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए जो पब्लिक फैसिलिटी होती है लाइक जैसे कि आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपका पब्लिक फैसिलिटी में क्या आता है, पब्लिक फैसिलिटी में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, क्लीनेस, क्लीनेस एंड पॉल्यूशन फ्री एरिया, पॉल्यूशन फ्री एरिया। ये आपका आता है किसमें, पब्लिक फैसिलिटी के अंदर में आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सस्टेंट लाइफ में क्या है, काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, पहले इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। हाँ देखिए अगर हम बात करें कि मनी हमारे पॉकेट में होते हुए क्या हम हर चीज, सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो देखिए मनी होने के बाद भी हम हर चीज, सारे गुड या सर्विसेज नहीं खरीद सकते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अगर हम खरीदना चाहें तो वो हम नहीं खरीद सकते हैं, या हम डिजीज फ्री लाइफ खरीदना चाहे तो वो भी हम नहीं खरीद सकते हैं। तो मनी क्या कर सकता है, या हम जैसे कि बात करते हैं तो हम इनकम के थ्रू, बेस्ट इनकम के थ्रू हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं बट खरीद नहीं सकते हैं। अगर हम थोड़े से पैसे खर्च करें तो हम अपने इन्वायरमेंट में थोड़ी सी क्लीनेस ला सकते हैं, हम डिजीज से प्रोटेक्ट करने, हम डिजीज
अपने हम हेल्दी रहने के लिए हम थोड़े पैसे खर्च करके हम एक अच्छी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट अगर हम चाहें कि हमें पूरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीदना, तो वो हम नहीं खरीद सकते, जो कि हमारी लाइफ सर्वाइव के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं पे अगर हम बात करें या डिजीज़ फ्री हमें एरिया खरीदना, तो वो भी हम नहीं खरीद सकते, या जो इन्फेक्शंस वाले एरिया है, फ्री इन्फेक्शंस एरिया अगर हमें खरीदना हो, तो वो भी हम नहीं खरीद सकते। बेशक हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें इन्फेक्शंस की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस उसको कम कर सकते हैं, बट इन्फेक्शंस फ्री, पॉल्यूशंस फ्री या हम डिजीज फ्री एरिया नहीं खरीद सकते। वहीं पे बात करते हैं, देखिए पीपल आल्सो लाइक टू हैव अ इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड ऑनर इन देयर लाइफ्स। तो मनी से हम ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते, मनी से हम फ्रीडम नहीं खरीद सकते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट सोसाइटी के अंदर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सब तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम मनी से नहीं खरीद सकते, चाहे इनकम कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब बात करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे भी कुछ चीजें लिख देता हूँ। तो जैसे कि हम इसमें पैसे से क्या नहीं खरीद सकते हैं, तो हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं। या हम बात कर सकते हैं कि डिजीज फ्री लाइफ नहीं खरीद सकते हैं हम इसमें, डिजीज फ्री लाइफ। या आप ये भी कह सकते हो कि हम प्रोटेक्शंस नहीं खरीद सकते हैं इन्फेक्शन से। तो आप ये भी लिख सकते हो इसमें, माइट नॉट बी एबल टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। या हम इससे और क्या नहीं खरीद सकते अगर हम फ्रीडम की बात कर ले, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं खरीद सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। देखिए अब बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पुअर पीपल पुअर पीपल को क्या है, जो फूड प्रोवाइड कराए जाते हैं, आर प्रोवाइडेड और सप्लाई फूड, ग्रेन एट लोअर प्राइस कंपेयर्ड टू मार्केट प्राइस। देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे जितने भी जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको जो फूड प्रोवाइड कराए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस में करवाए जाते हैं, ताकि क्या कर सके, जितने भी जो पुअर पीपल्स हैं वो फूड को अफोर्ड कर सके। और इसमें जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा वो मार्केट प्राइस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। जैसे कि जब आप राशन की दुकान पे जाओगे, या जो गवर्नमेंट राशन की दुकान पे, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, राशन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पे आपको जो चावल है, चीनी है या जो गेहूं दिए जाते हैं वो आपको क्या है, काफ़ी लो प्राइस में देखने को मिलेगा, जो कि एक कंपेयर मार्केट में जो आपको मॉल से देखने को मिलेंगे, जो दुकान देखने को मिलेंगे, उसके कंपेयर में काफ़ी कम प्राइस देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए बात करते हैं हम, जैसे
तमिलनाडु में बात करें तो वहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फिर जैसे बात करते हैं झारखंड हो गया या बिहार हो गया, वहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतने अच्छी तरीके से, उतने बेनिफिशियल तरीके से काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल में आप ये दो तीन स्टेट के नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। अब देखिए बात करते हैं बेस्ट मेथड है जो कि नापने के लिए, मेजर करने के लिए डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा। देखिए अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट है यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जो कि एक बेस्ट मेथड माना जाता है डेवलपमेंट, एक नेशंस का, एक राष्ट्र का डेवलपमेंट नापने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो बेस रहते हैं 3 पिलर पे, और वो 3 पिलर कौन कौन सा है? तो आपको ये 3 पिलर देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, 3 पिलर यूज किए जाते हैं। पहला जो आपका पिलर होता है इसमें जो किसी भी देश का जो डेवलपमेंट ग्रोथ किया जाता है वो पहले नापा जाता है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड से मतलब है कि एक देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड कैसा है, और वो नापते भी इसमें पर कैपिटा इनकम के बेस पे, पर कैपिटा इनकम। दूसरा पिलर आपका इसमें जो नापा जाता है वो होता है हेल्थ का, हेल्थ स्टेटस। ये आपका नापा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी। और तीसरा पिलर होता है इसमें एजुकेशनल, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, यानी कि कंट्री में लिटरेसी रेट कितना है, और एक जो पीपल है, इंसान है, जनसंख्या है, उसका जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है, यानी कि लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेट। यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं LITERACY, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट, एनरोलमेंट रेशियो। देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो डाटा था 2020 और 21 का है, ठीक है, ये आप याद रखना। तो इस बेसिस पे क्या है जो नापा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो मैंने आपको बताया। देखिए अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो ये जो कंपोजिट एक स्टैटिक्स होता है जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर को यूज करता है, और इस बेस पे क्या है, कंट्री, यानी कि कंट्री को रैंक दिए जाते हैं 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो जो कंपोजिट स्टैटिक्स आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो पहला है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन हैंग हो रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना उसको। फिर नापा जाता है इसको, एजुकेशन भी इसमें मेंशन किया जाता है, और आपका पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स, पर कैपिटा इनकम। इस बेसिस पे क्या है जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं जिसको हम शॉर्टकट में HDI भी लिखते हैं, तो इसमें वर्ल्ड रैंक के हिसाब से बात करें तो हमारी कंट्री की रैंक कितनी है, 136 है। इसकी, हमारे देश भारत की। चलिए अगला देखते हैं। तो अब आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से आपसे फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बॉडी मास इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जिसमें हम बॉडी कितनी हेल्दी है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इन केजी, इन केजी में, डिवाइडेड बाय हाइट
स्क्वायर इन मीटर में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स है वो फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि किसी भी पर्सन का हाइट क्या है। यदि एग्जांपल में बता, जैसे कि देखिए किसी का हाइट क्या है, इसमें जो भी हाइट है उसका हम इसमें स्क्वायर लगाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन का हाइट क्या है और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 703। तो इस हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है। मैं अब एक एग्जांपल से बता देता हूँ कैसे हम जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए मान लीजिए किसी का वेट कितना है 100, मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, उसका जो वेट है वो कितना है 198 आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं 198 केजी, एक मिनट 198 केजी। फिर वहीं पे उसके हाइट की बात करते हैं तो उसकी हाइट कितनी है 70 इंच। फिर आपको देखने को मिलेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसका बॉडी मास इंडेक्स। तो कैसे इंडेक्स हम फाइंड आउट करेंगे, सीधा सीधी जो वेट है यहाँ पे आपको वेट लिख लेना है, अपॉन में कितना था 70 था, 70 का स्क्वायर कर देना है, मल्टीप्लाई 703 कर देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकल करके आएगा 28.4 निकल करके आएगा, 28.4 केजी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 28.4 केजी तो हाइट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा। तो देखिए इसकी भी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप बात करो कि 18.5 से अगर कम है तो पतला में गिना जाएगा, काफी ज्यादा वीक पतले में गिना जाएगा। अगर किसी की 18.6 से लेकर के 24.9 है तो वो हेल्दी में आ जाएगा। ये इस हाइट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर देखिए इसकी बात क्या है, अगर कोई 25 से लेकर के 29.9 के बीच में ओवरवेटेड हो जाएगा, जैसे ये पर्सन ओवरवेटेड में है। और मोर देन अगर 30 की बात करते हैं, जो अगर वैल्यू निकल करके आती है बॉडी मास की, जो वैल्यू निकल करके आती है तो हमारा क्या हो जाएगा और भी ज्यादा है उसमें आ जाएगा, यानी कि इसमें ये आपका ओबेसिस में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा ओबेसिस में, यदि किसी की जो बॉडी वैल्यू है वो कितनी निकल करके आ रही है, बॉडी मास वैल्यू अगर 30 निकल करके आ रही है तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको बॉडी मास समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि विकास को मापने के लिए जो यूएनडीपी के जो अलग अलग तरीके होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और जो यूएनडीपी है, दोनों के द्वारा जो रिपोर्ट पेश किए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो इसमें किस किस बेसिस पे क्या क्या कैटेगरिया रखा गया है डेवलपमेंट को नापने के लिए। तो इसमें जो बेस रखा गया है वो आपका पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, ये ज्यादा बेस रखा गया है कंट्री को रैंक देने के लिए। तो यहाँ पे आप एक तरीके से मैं बता, यहाँ पे आपका यूएनडीपी और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी कैटेगरिया की बात करें तो आपका हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के बेस पे क्या है कंट्री को रैंक दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के तो वर्ल्ड बैंक में पर कैपिटा इनकम मेन क्या है आपको बेस देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पे क्या है वहां पे देश की जो रैंकिंग है वो देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो यह तुलना के लिए जो भी पर कैपिटा इनकम है के आधार का वो उपयोग करता है और यह मान्यता दी जाती है कि यानी कि यह माना जाता है कि विकास की एक, यानी कि जो डेवलपमेंट का जो एक नैरो है वो क्या है, यानी कि अवधारणा, यानी कि जो डेवलपमेंट का जो नैरो है के रूप में, जो अवधारणा है के रूप में वो प्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे यानी कि आप रख लो सीधा सीधी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए अगर हम यहीं पे बात करें जो हमारा यूएनडीपी है तो इसमें इसे विकास के व्यापक अवधारणा भी इसे माना जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो हमारे यूएनडीपी है उसे कंसाइडर्ड एज द बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट भी माना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के अंदर में तो इसका जो कंसेप्ट है कंट्री को लेकर के उसने क्या कर रखा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में।
3 कैटेगरी में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कैटेगरीज में। अब 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहला है आपका रिच कंट्री, दूसरा है मिडिल, और तीसरा आता है आपका पुअर। तो वर्ल्ड बैंक ने जो डेवलपमेंट नापा है उसको क्या है, इन पर कैपिटा इनकम के बेस पे इसने क्या कर रखा है, 3 कैटेगरीज में कंट्री को डिवाइड कर रखा है। और वहीं पे अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो इसमें क्या है, विकास का जो कॉन्सेप्ट है, या आप बात कर लो जो यूएनडीपी का जो कंसाइडर है, बॉर्डर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसने इन्हीं 3 पे क्या कर रखा है, मान रखा है। चलिए अब देखिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो ये ऐसा गोल है कि जिसमें हम पॉल्यूशंस को इम्पैक्ट किए बगैर, यानी कि बिना नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाए बगैर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, अपने डेवलपमेंट को पूरा करना है। तो आज के टाइम पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, यानी कि एसडीजी की बात करो, तो टोटल आपको कितना देखने को मिलेगा, 17 देखने को मिलेगा। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ऐसे विकास की अवधारणा से, यानी कि ऐसे डेवलपमेंट से जिसमें हम बिना इन्वायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है, उसको हम क्या करें, डेवलप कर सके, उसको हम विकसित कर सके। तो देखिए आज के टाइम पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए वो कितने रखे गए, 17 रखा गया है। तो मैं यहीं पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि सब नंबर 1 पे रखा गया है नो प्रॉवर्टी, नो प्रॉवर्टी। दूसरे पे रखा गया है जीरो हंगर, जीरो हंगर। तीसरे पे आपको देखने को मिलेगा गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। फोर्थ पे आपको देखने को मिलेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिफ्थ पे आपको देखने को मिलेगा जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ पे देखने को मिलेगा क्लीन वाटर, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, एंड सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन। सिक्स्थ पे आपको देखने को, सॉरी, सेवन पे देखने को मिलेगा एफोर्ड एंड क्लीन एनर्जी। आप सीधा सीधी लिख लो क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। एट्थ पे आपको देखने को मिलेगा डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ पे आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं यहाँ सीधा सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर लिख देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपको 11th में देखने को मिलेगा रिड्यूस इन इक्वालिटीज। 10th पे आपको देखने को मिलेगा रिड्यूस इन इक्वालिटी। फोर्थ पे देखने को मिलेगा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन, 11th पे SU, सस्टेनेबल सिटीज। फिर 12th पे आपको देखने को मिलेगा रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम कंजप्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन। 13 पे आपको देखने को मिलेगा क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। 14 पे आपको देखने को मिलेगा लाइफ बिलो वाटर, पानी के अंदर जो जीव हैं उसके रिगार्डिंग में। 15th आपको देखने को मिलेगा लाइफ एंड लैंड। 16th देखने को मिलेगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। और 17th पे आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो आप सीधा सीधी कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड फॉर द प्रेजेंट विदाउट कंपैरिजन द एबिलिटी ऑफ फर्दर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका जो मतलब मैंने भी बताया कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो ऐसा एक गोल है जो कि आने वाले जनरेशंस की ज़रूरतों को नीड को पूरा करेगा और साथ साथ में जो वर्तमान में जो जनरेशन है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या हेल्पफुल रहने वाला, यही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और ये भी हमने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बताया था। इसमें देखिए इन्वायरमेंट को भी मेंशन किया गया है, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन था, लाइफ बिलो वाटर के रिगार्डिंग में था, लाइफ एंड लैंड के रिगार्डिंग में था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन के रिगार्डिंग में भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम इन्वायरमेंट में भी काउंट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण है से मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो मानव है यानी कि जो इंसान है कि जो ग्रेड्स है उसको पूरा करने के लिए आज के टाइम पे इंसान क्या कर रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेस है उसको पूरा करने के लिए काफी ज्यादा ग्रेडली तरीके से, लालचपूर्ण तरीके से उसकी पूर्ति कर रहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा एक कोटेशन कहा गया था कि हमारे धरती पे इतने सारे रिसोर्सेस हैं कि यदि इंसान सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पूरा करे तो धरती पे बहुत से रिसोर्सेज है जिससे इंसान अपनी आपूर्ति, अपने विकास काफी अच्छे तरीके से कर सकता है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा था यदि इंसान धरती यानी कि जो पृथ्वी पे जो इंसान रह रहे हैं अपनी ग्रेड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का यूज करेगा इन्वायरमेंट में, तो ऐसी हजारों धरतियां हैं क्या है कम पड़ना शुरू हो जाएगी। फिर देखिए अगर बात करते हैं कि आज के टाइम पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका जो मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा कि परिणाम के जो रिजल्ट के रूप में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे वायु पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे क्या है पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। इसके अंदर इसके तहत ही क्या बात करें, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें को पूरा करने के लिए क्या है जो इन्वायरमेंट के जो खतरे हैं उसको भी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि देखिए अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इस प्रकार से जो हमारा इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है या कर दिया गया है कि जिसके वजह से आने वाली जो जनरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचने वाला है। तो इसीलिए आज के टाइम पे जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको रखा है जिसमें हम अपनी भी रिक्वायरमेंट, अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर सके और जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या है अब उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो आज के टाइम पे डिफरेंट काइंड्स के जो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग नेशंस के द्वारा वो क्या किया जा रहा है तो स्टेप उठाए जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे काफ़ी क्लाइमेट चेंजेस के रिगार्डिंग में मीटिंग्स लिए जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। तो ये सब क्या है एक तरीके का वो रिजल्ट हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है जो इंसानों के द्वारा अपने ग्रिड को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इसीलिए आज के टाइम पे क्या है अलग अलग लीडर्स ने एक साथ मिलकर के ये 17 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है
वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई भी डाउट हो चैप्टर के रिगार्डिंग में तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम इस चैप्टर के जो भी डाउट्स होंगे आपके कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर करेंगे, तब हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा जो कि था हमारा सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले अब हम एक चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर 35 है उसको डिस्कस करें, तब उसके बाद जाकर के हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दो फ्रेंड कि क्लास 9th की इकोनॉमिक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस की वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट पे वो वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।